हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर है हमारा 5। चैप्टर 5 का आज ये है पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो वीडियो वो अपलोड कर दी है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले उसे देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 3 जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो है पार्ट 2 में मैंने एक जो है ये डाक व्यवस्था है जो ये करवाया था। इस थोड़ा सा मुश्किल था, ये एक्सप्लेन किया था। मैंने पूछा था आपसे कि जो वीडियोस को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई। तो मेरे को बताया एक स्टूडेंट ने कि हाँ, मुझे वीडियो जो है ये जो टॉपिक है डाक व्यवस्था वाला जो ये अच्छे से क्लियर हुआ। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपको समझ में आया मेरा बताया हुआ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपना पार्ट 3 जो है स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 2 में लास्ट टॉपिक बर्नियर के बारे में पढ़ा था भाई, आपको याद होगा। आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज वहां पहले वो देख लीजिए। तो हमने पार्ट 2 में जो लास्ट टॉपिक बर्नियर का चल रहा था उसके बारे में पढ़ा था। अब जो है उसके आगे का पढ़ेंगे हम, मतलब कि है उसी के बारे में और उससे आगे का पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। पार्ट 3 का जो सबसे पहला ही टॉपिक हो जाएगा वो ये है कि एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। ठीक है, हेडिंग क्या है? एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। जो ये जितनी भी मैं पहले टॉपिक लिखती हूँ और फिर रेड पेन से हेडिंग लिखती हूँ ना, ये सारी हमारी एनसीईआरटी बुक से है। आप बेशक से अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देख लीजिए, आपको हेडिंग सेम ऐसी की ऐसी मिलेगी। आप कहीं पर भी कोई कंफ्यूज नहीं होने वाले हो कि कुछ थोड़ा सा अलग है। नहीं, आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना तो उसमें सेम यही हेडिंग मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते क्या है इस पार्ट में। तो देखिए बर्नियर के बारे में पढ़ रहे थे और हम बर्नियर की ही ये जो है बर्नियर ही बता रहे हैं, आप ये सोच लीजिए। ठीक है, अब हम उससे आगे का पढ़ेंगे। देखिए, शिल्पकार लोगों के पास उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। जो शिल्पकार लोग थे ना भाई, उनके पास क्या है कि उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। ठीक है, क्योंकि मुनाफे का अधिकरण राज्य द्वारा कर लिया जाता था, इसलिए उत्पादन का पतन होने लगा। क्या हुआ कि जो शिल्पकार लोग थे वो कुछ अपना उत्पादन वगैरह करते थे ना, तो उनका जो पैसा वगैरह है वो उसका अधिकरण कौन करता था? राज्य। राज्य का मतलब अब आप स्टेट से मत लीजिए, राज्य मतलब हो जाता है सरकार, और वहां की सरकार कौन थी उस समय पर? राजा। अब मैंने पार्ट 2 में जो ये अच्छे से क्लियर किया हुआ, आपने नहीं देखा तो प्लीज वो देख लीजिए। ठीक है, तो राज्य का ये मतलब नहीं है कि कोई स्टेट वगैरह हो जाएगा, नहीं, सरकार। और उस समय वहां की जो सरकार थी वो कौन थी? राजा। तो ठीक है, तो जो पैसा वगैरह होता था वो सब चीज जो है राजा ले लेता था। तो इसलिए जो शिल्पकार लोग हैं वो उत्पादन बढ़ाने का उनके पास कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि राजा वगैरह ले लेते थे उनका जो पैसा वगैरह जो भी होता था, तो इसीलिए उत्पादन का पतन होने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में पूरे विश्व में बहुमूल्य धातुएं आती थी। ठीक है, भारत में क्या भाई कि पूरे विश्व से बहुमूल्य, ठीक है, बहुमूल्य जो धातुएं हैं वो आती थी। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का 15%, मतलब कि 15% नगरों में रहता था। क्या हुआ कि 15% ऐसे लोग थे जो शहरों में रहते थे, मतलब कि 15% शहरी आबादी थी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि 15% शहरी आबादी थी उस समय पर। ठीक है, नगरों में रहते थे। तथा यूरोप के अनुसार शहर में शहरी आबादी ज्यादा थी। मतलब कि यूरोप के अनुसार जो है ये शहरी आबादी जो है वो ज्यादा थी। ठीक है, यूरोप के अनुसार, अगर हम यूरोप से तुलना करें तो। आगे देखिए,
बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा। बर्नियर ने क्या कहा भाई, ये आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, आप बस ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। देखिए, बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा। अब ये शिविर नगर क्या होता है भाई, ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि शिविर नगर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। शिविर नगर, जो नगर राजकीय शिविर पर निर्भर होते हैं, मतलब कि जो नगर, जो भी शहर राजकीय है, मतलब कि जो उस राज्य का राजा होगा उस पर निर्भर रहते हैं। जो भी नगर या फिर राज्य है उस राज्य पर, उस राजा पर निर्भर रहते हैं कि ये राजा हमारा, जो राजा वो उसका ध्यान वगैरह जो भी रखेगा, पैसा वगैरह जो भी उस पर खर्च होना है। मतलब कि ये सोच लो कि एक राजा है और उसके अंडर में 4-5 वो हैं, नगर हैं, ठीक है, और उन नगरों की देख रेख जो है उस राजा को करनी है, तो उन नगरों को क्या कहा जाएगा कि शिविर नगर, शिविर नगर कहा जाएगा, ठीक है, जो नगर राजकीय शिविर पर निर्भर होते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, राजकीय दरबार को आने पर शिविर नगर विकसित हो जाएगा, ठीक है, तथा राजकीय दरबार के जाने पर शिविर नगर का पतन हो जाएगा। मतलब कि क्या कि राजकीय दरबार अगर आएगा ना, मतलब कि राजा का दरबार वगैरह, शासन वगैरह आएगा ना, तो शिविर जो नगर है ना वो विकसित हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर राजकीय दरबार वगैरह आएगा तो शिविर नगर है जो वो विकसित हो जाएगा। लेकिन अगर जो राजकीय दरबार वो जो चला गया, मतलब कि मान लो आप चला गया, तो जो शिविर नगर जो रह जाएंगे उनका पतन हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि एक राजा है, उसके अंडर में 4-5 लोग हैं, आप बस मेरी सुनिए बात, आपको समझ में आएगा कि एक राजा, उसके अंडर में 4-5 नगर हैं, ठीक है, और उस राजा को वहां का जो पैसा वैसा जो भी उन पे लगाना है वो करेंगे, ठीक है। अगर उसकी जो सरकार वगैरह वो वहां पे रहेगी, तो जो वो शिविर नगर है, जो उस राजा के अंडर में जो 4-5 देश है, मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ आपको, ठीक है, अगर वो राजकीय दरबार आएगा तो जो शिविर नगर है ना वो विकसित हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो चले गया, जो राजकीय दरबार है वो चला गया, तो जो वो 4-5 शिविर नगर रह गए तो वो रह थोड़ी ना जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा, मतलब कि वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सभी तरह के नगर थे हमारे यहाँ पे भाई, जो है बर्नियर ने बताया कि वहां पे सभी तरह के नगर थे। जैसे देखिए, उत्पादन केंद्र, मतलब कि ऐसे सभी तरह के नगर थे। सबसे पहला हो जाएगा उत्पादन केंद्र, जहाँ पे उत्पादन के केंद्र थे। दूसरा व्यापारिक केंद्र, ठीक है। तीसरा है बंदरगाह नगर। चौथा है धार्मिक केंद्र, ठीक है, जहाँ पे धर्म स्थल वगैरह होती है, पूजा वगैरह होती है। और तीसरा हो जाएगा तीर्थ स्थान, ठीक है। 5 हो गई ये, याद रखिएगा आपको। पहला उत्पादन केंद्र, दूसरा व्यापारिक केंद्र, तीसरा है बंदरगाह नगर, और चौथा धार्मिक, एंड 5वां तीर्थकार स्थान, ठीक है। सभी तरह के नगर थे, बर्नियर ने ऐसा बताया था। आगे देखिए, व्यापारियों के समूह को महाजन कहा जाता था। क्या कहा जाता, मतलब कि जो व्यापारी होते थे ना उनका समूह मीन्स ग्रुप, ठीक है। व्यापारियों के ग्रुप को, मतलब समूह को महाजन कहा जाता था, ठीक है, तथा उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था, ठीक है। ग्रुप को महाजन कहा जाता था और मुखिया को सेठ कहा जाता था, ठीक है, जो मुखिया होता था। आगे देखिए, राजकीय पर्षय पर आश्रित समूह, मतलब कि राजकीय जो पर्षय है उस पर आश्रित समूह, मतलब कि राजा के अंडर कोई समूह, ठीक है, राजा के अंडर में है ये समूह। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला चिकित्सक। चिकित्सक कौन होते हैं भाई? डॉक्टर, ठीक है, ये भी राजकीय के अंडर थे, जो राजा होते थे उसके अंडर में थे ये, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अध्यापक। अध्यापक टीचर्स, ये भी। तीसरा है अधिवक्ता। अधिवक्ता भाई ये देखिए मैंने ब्रैकेट में रेड पेन से लिखा हुआ है वकील। अधिवक्ता कौन है? वकील। पहला चिकित्सक डॉक्टर, दूसरा अध्यापक, तीसरा अधिवक्ता मतलब कि वकील, चौथा है चित्रकार, जो ये
चित्रकार होते हैं पेंटिंग वगैरह वाले। 5वां वास्तुविद, छठा है संगीतकार, और 7वां कौन सा है? सुलेखक। तो ये जो है राजकीय प्रश्य पर आश्रित समूह, ठीक है। ये जो जितने भी मैंने 7 बताए हैं ये राजकीय प्रश्य पर आश्रित थे, मतलब कि राजा के अंडर में थे ये। चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर भी, टीचर भी, वकील भी, ये पेंटर भी, म्यूजियम भी, म्यूजिक वाले, ये संगीतकार वाले, ठीक है। आगे देखिए, ये लोग राजकीय प्रश्य पर निर्भर रहते थे। पढ़ लिया हमने ये। अभी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, महिला दासियां, सती तथा श्रमिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। चलिए देखते हैं हम क्या ये महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। बाजारों में दास खुलेआम बेचे जाते थे। जो दास लोग होते थे ना वो बाजारों में खुलेआम बेचे जाते थे, समझ रहे होगे ना आप, ठीक है। बाजारों में दास जो है वो खुलेआम बेचे जाते थे, भेंट में दिए जाते थे, मतलब कि गिफ्ट किए जाते थे, गिफ्ट में दे दिए जाते थे। कौन? दास लोग, ठीक है, भेंट में दे दिए जाते थे। आगे देखिए, इब्न बतूता ने सुल्तान के लिए, हमने ये जब हम ये जो है चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे थे तो पार्ट 1 में हमने इब्न बतूता के बारे में पूरा जो है अच्छे से क्लियर किया था। तो वहां पे दिल्ली के सुल्तान थे ना ये, इनके बारे में लिखा हुआ है, सुनिए। इब्न बतूता ने जो ये दिल्ली के सुल्तान थे इनके लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। किस लिए? इनको गिफ्ट में देने के लिए। किसने खरीदे भाई? इब्न बतूता ने खरीदे थे दिल्ली के सुल्तान के लिए। क्या क्या? घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे गिफ्ट में देने के लिए सुल्तान को। ओके, आगे देखिए, दासों में विभेद होता था, मतलब कि जो दास होते थे ना उसमें विभेद जो है वो होता था, ठीक है। मतलब कि अलग अलग तरह से रखा जाता था, मतलब कि जो दासियां हैं उनको अलग तरह की नौकरियां, मतलब कि काम दिए जाते थे, और जो दास हो जाएंगे पुरुष लोग उनको अलग तरह के काम दिए जाते थे। इसमें विभेद होता था। अब वो पढ़ेंगे हम क्या होता था। ये देखिए, जो दिल्ली के सुल्तान है उनके बारे में ही बात चल रही है। ये देखिए, सुल्तान की सेवा में दासियां संगीत और गायन में निपुण थी, मतलब कि जो सुल्तान की सेवा करती थी ना जो दासियां, वो क्या करती थी? संगीत या फिर गाना बजाना ये सब करती थी, ठीक है, सुल्तान की सेवा में। सेकंड पॉइंट देखिए, सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को रखता था, मतलब कि सुल्तान क्या करता था, जो उसके अमीर लोग होते थे ना, उसके आसपास के जो भी उसके रिश्तेदार अमीर वगैरह लोग होते थे, उन पर नजर रखने के लिए कभी वो अमीर लोग कुछ गलत वगैरह ना कर दे, चोरी वगैरह या फिर कुछ भी, तो उन पर नजर रखने के लिए जो ये सुल्तान है वो दासियों को रखते थे, मतलब कि इस काम के लिए भी दासियों को रखते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, दास घरेलू श्रम के लिए होते थे। जो दास, अब पुरुष की बात हो रही है कि जो दास लोग होते थे वो घरेलू श्रम के लिए होते थे, मतलब कि जो घर के जो घरेलू काम होते थे ना, साफ सफाई होना, झाड़ू वगैरह ये सब होता था जो भी, तो उस काम के लिए ये दास लोग होते थे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, दासों की कीमत कम होती थी। जो पुरुष दास होते थे ना उनकी कीमत जो है भाई वो कम होती थी, ठीक है। ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट है, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लास्ट टॉपिक और बचता है हमारा इस पार्ट का, तो हमारा ये चैप्टर जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 में। तो चलिए इस टॉपिक को और देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, बर्नियर का सती प्रथा का विवरण, मतलब कि बर्नियर ने सती प्रथा का विवरण किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने टॉपिक के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है, बहुत बार ये एग्जाम्स में आता है ये, ठीक है। तो बस आप एक बार इसको ध्यान से सुन लेगा, मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सा आप बस ध्यान से सुनिएगा इसको। तो चलिए देखते हैं,
बर्नियर ने अपने वृत्तांत में कुछ मार्मिक विवरण करा। ठीक है, तो देखिए, बर्नियर ने बताया कि लाहौर में मैंने एक बहुत सुंदर अल्पवयस्क विधवा महिला को देखा जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष की थी, मतलब कि 12 वर्ष की थी। बर्नियर ने भाई क्या कहा कि मैंने ना लाहौर में एक महिला को देखा, सुंदर महिला थी, अल्पवयस्क थी, ठीक है, विधवा थी वो, ठीक है, और उनकी आयु मतलब कि उनकी एज जो है मेरे हिसाब से, मेरे विचार से सिर्फ कितनी थी, 12 साल की थी वो लड़की। ठीक है, उसके बारे में ये बता रहे हैं, पूरी की पूरी कहानी इस लड़की पे है, आप उसको सुनिए ध्यान से। बस देखिए कहाँ तक पढ़ा हमने कि बर्नियर ने ये देखा और उसकी जो आयु थी वो बर्नियर के हिसाब से, विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, 12 वर्ष की थी। ठीक है, देखिए उसकी बलि होते हुए देखी। बर्नियर ने क्या देखा भाई, उसकी बलि होते हुए देखा। उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहायक छोटी सी बच्ची जीवित से अधिक मर्त लग रही थी। मतलब कि जब उस छोटी सी बच्ची को वो मारने के लिए लेके जा रहे थे ना, उसकी बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे, तो उस समय बर्नियर ने क्या देखा कि वो छोटी सी बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वो ना जीवित तो थी, मतलब कि जिंदा तो थी, लेकिन उसकी वो रोना वगैरह देख के, उसका डरना वगैरह देख के बर्नियर को क्या लगा कि वो जीवित से ज्यादा मृत लग रही थी, मतलब कि ऐसा लगा था कि ये मरी हुई है, इतनी डरी हुई थी वो। ठीक है, आगे देखिए, मृत लग रही थी और उसके मस्तिष्क की व्यवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब कि उसका जो मस्तिष्क है ना, उसका वर्णन जो है वो नहीं किया जा सकता था। आगे देखिए, वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी। जो वो लड़की थी वो कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तानी के नीचे दबाया होता, मतलब कि 3-4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी औरत जिसने उस बच्ची को बहुत ज्यादा कस के जो है पकड़ा होता, कहीं जो वो बच्ची है, जो वो लड़की है, जो वो भाग ना जाए, इसलिए उसको जोर से कस के दबा के जो है पकड़ा हुआ था। आगे देखिए, उसकी सहायता से उस पीड़ित को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। मतलब कि उसको पकड़ के जबरदस्ती, जबरन का मतलब हो जाता है जबरदस्ती, ठीक है, उसको जबरन पकड़ के, जबरदस्ती मतलब पकड़ के घातक स्थल की ओर लेके जा रहे थे, मतलब उसको जिंदा जलाने के लिए। ठीक है, ले गए और उसे लकड़ियों पर बैठाया तथा उसके हाथ और पैर बांध दिए। मतलब कि उस लड़की को पकड़ के ले गए जबरन और लकड़ियां थी उस पर बैठा दिया और उसके हाथ पैर जो है वो बांध दिए ताकि वह भाग ना जाए, इसलिए। आगे देखिए, और पैर बांध दिए ताकि वह भाग ना जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी की जिंदा जला दिया। मतलब कि इस स्थिति में उसके हाथ पैर बांध दिए और लकड़ी पे बिठाकर क्या किया, उसको जिंदा जो है जला दिया गया। आगे देखिए, मैंने अपनी भावना को दबाने में और क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। मतलब कि बर्नियर ने ये सब देखा और वो अपनी फीलिंग्स को, मतलब कि अपनी भावना को दबाने में, और बहुत क्रोध था, वो सब चीज देखकर रोकने में वो असमर्थ रहा। क्योंकि देखिए, अब हम ये चीज पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ने में कितना अजीब लग रहा है ये सब चीज, और बर्नियर ने तो खुद अपनी आंखों से ये सब चीज देखा था, तो सोचिए उसको कैसा वो, मतलब खुद अपनी आंखों के सामने ये सब चीज देखना। ठीक है, समझ रहे होगे ना आप। तो बर्नियर ने कहा कि मैं ना असमर्थ रहा भाई अपने क्रोध और भावना को, फीलिंग्स को रोकने में। आगे देखिए, तो ये सती प्रथा थी। ठीक है, हमने सती प्रथा के बारे में पढ़ा। वैसे देखिए, पढ़ने में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप 1-2 बार इसे सुनिएगा, आई होप आपको याद हो जाएगा। ये ज्यादातर उसमें पेपर में आता है, ये 4 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरे को तो लिखते लिखते याद हो गया था ये। ठीक है, तो देखिए, ये सती प्रथा थी जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, सती प्रथा क्या होता था कि जब किसी महिला का पति, मतलब कि सती प्रथा होता क्या था, हम वो चीज देख रहे हैं कि जब किसी महिला का जो पति है वो मर जाता है तो उसकी चिता के साथ ही उस महिला को भी जला दिया जाता है। मतलब सोचो, अगर आप किसी
महिला है उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं वो, तो उसके साथ साथ ही उस लेडीज को भी जला दिया जाता। तो इसमें भी सेम ऐसा ही हुआ। जो वो 12 साल की लड़की थी, आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि वो विधवा थी, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, तो इसीलिए उस लड़की को भी जला दिया जा रहा था उसके साथ ही, ठीक है, तो इसे सती प्रथा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। हमारे 5 चैप्टर हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट होते हैं 1 से लेके 5 तक, और जो ये 5वां चैप्टर है हमने इसे 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर ना बनाऊँ, 3 से लेके 4 ऐसा कुछ नहीं, मैं छोटे ही पार्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बहुत से ऐसे होते हैं कि ज़्यादा पार्ट जो है देखने वो पसंद नहीं करते, ठीक है। अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, आपका इस पार्ट में मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही, सिर्फ आप इतना बताइएगा कि जो मैं आपको पढ़ाती हूँ क्या वो आपको अच्छे से समझ आता है, क्या मेरा पढ़ाया हुआ या फिर मेरा समझाया हुआ आपको समझ अच्छे से आता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो वो भी मुझसे डिस्कस करिएगा, और अच्छे समझ आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ अच्छे समझ आता है। और ये सती प्रथा वाला जो टॉपिक बताया है इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक क्या आपको अच्छे से समझ आया है, क्योंकि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट में मैंने डाक व्यवस्था वाला बताया था वो अच्छे से समझ आया, कमेंट भी आया था मेरे पास, ठीक है। तो आप इस